हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम ये वर्ड रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोड्यूस जो हम ये यूज करते रहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है। सो इसका मीनिंग की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर टाइप। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट एसेंशियल टू कंटिन्यूटी द स्पीशीज। इसका मतलब हुआ कि ये एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है जो कि सिमिलर दिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम है सारे ह्यूमन बींग्स, और भले ही हमारी फेसेस डिफरेंट है पर हम है तो सेम ही स्पीशीज के हैं हम। तो इसीलिए हम रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो सर्वाइवल के लिए ही रिप्रोडक्शन करते हैं। वो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यूटी रखने के लिए, मतलब कि उसे बचाए रखने के लिए या फिर और आगे एक्सटेंड करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ये तो हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, और या फिर हम कह सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। सो आगे हम देखते हैं बेसिक इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हमारे बेसिक इवेंट्स होते हैं कॉपिंग ऑफ डीएनए, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए की कॉपी होती है। अब आप डीएनए सबको पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए जब कॉपी होता है, हमारे बस फेसेस डिफरेंट है, लेकिन हमारे स्किन कलर में भी डिफरेंट हो, लेकिन स्किन कलर बहुतों के सेम होते हैं। सो इसीलिए डीएनए की कॉपी होती है। जैसे हम अपने पेरेंट्स जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम वैसे ही दिखते हैं, तो इसलिए हमारी डीएनए की कॉपी होती है। तो इसे यहाँ पे इसलिए बेसिक इवेंट में कॉपिंग ऑफ डीएनए आया है यहाँ पर। क्रिएशन ऑफ सेलुलर apparatus टू कैरी द डीएनए, एक एक तरह का हम जिसे कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से एक apparatus तैयार होता है जो कि डीएनए को कॉपी करता है, मतलब कि उसे कैरी भी करता है। मतलब कॉपी तो होती है और उसे कैरी भी करता है। सो कॉजेज ऑफ वेरिएशन, अब देखिए, अगर कॉपी पूरी पूरी कॉपी होती तो जैसे हम सारे सेम दिखते। जैसे कि हम कह सकते हैं एनिमल्स सारे सेम दिखते हैं, उनकी ना तो स्किन कलर डिफरेंट होता है, ना उनके फेसेस डिफरेंट होते हैं, वो पूरे सेम दिखते हैं। तो हमारे में एक वेरिएशन होता है जिसकी वजह से हमारे फेसेस, स्किन कलर, आई कलर, जो भी ये सब है डिफरेंट होते हैं। तो ये वेरिएशन के चलते होता है। तो वो वेरिएशन किस वजह से होता है, तो हम वो अब देखेंगे कि कॉजेज ऑफ वेरिएशन। एरर इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, तो जब हमारा डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसमें वेरिएशन आ जाता है और एरर आ जाता है, जिसकी वजह से हम सारे डिफरेंट दिखने लग जाते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है। क्रॉसिंग ओवर हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, और ये नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि जो हमें नेचर ने खुद ही सिलेक्ट किया होता है, तो इसे हम कहेंगे। ठीक है, और फिर म्यूटेशन हम उसे कह सकते हैं कि जैसे सडन चेंज, इसे हम कह सकते हैं कि अचानक से जब डीएनए ट्रैवल कर रहा होता है तो उसमें सडन चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और वगैरह, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अब जिसके नुकसान है उसके कुछ फायदे भी होंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, so every organism live in well-defined habitat. This habitat can change due to reason which are beyond the control of organisms. जो सारे ऑर्गेनिजम्स है वो एक एनवायरनमेंट, एक अपने फेवरेबल कंडीशन में रह रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये कभी ना कभी तो चेंज होनी ही है, और जब ये चेंज होती है तो ड्यू टू दिस रीजन, तो ये ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत अफेक्ट करती है। तो इसी जब ये हैबिटेट जिसमें हम रह रहे हैं वो तो चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा तो इससे अफेक्शन मिलेगा हमारे ऑर्गेनिजम्स को।
वेरिएशन इंक्रीजेस द चेंजेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंज इन हैबिटेट्स, मतलब कि अगर वेरिएशन होगा तो उसमें हमारे सर्वाइवल में भी चेंज आएगा, और ऑब्वियस सी बात है सर्वाइवल में चेंज आएगा तो हमारे हैबिटेट्स में भी चेंज आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे पढ़ लेते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। ये हमेशा आता है, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं सेक्सुअल, तो 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 2 पेरेंट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। और ए सेक्सुअल में हमें सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब एक पेरेंट से ही काम होता है उसमें। इसमें गैमीट फॉर्म होता है, मतलब गैमीट फॉर्मेशन होती है, एक उनका बनता है। तो नो गैमीट फॉर्मेशन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जैसे हम हाइड्रा का देख सकते हैं एग्जाम्पल, कि वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और उसका बर्ड बनता है, लेकिन सेक्सुअल में तो बर्ड नहीं बनता, तो इसलिए। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशंस होते हैं रेदर देन ए सेक्सुअल में। ए सेक्सुअल्स में भी रिप्रोडक्शन वेरिएशंस होते हैं, लेकिन सेक्सुअल से बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब हम अगले पे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए। During gamete formation, chromosome becomes unpaired, that is, each gamete contains the half number of chromosomes. During fertilization, male and female gamete fuse together to maintain the same number of chromosomes. मतलब कि जब हमारा गैमीट बनता है, जिस समय वो फॉर्म हो रहा होता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, तो क्रोमोसोम अनपेयर्ड हो जाते हैं, और जो एक एक गैमेट होता है जिसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन रहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल और फीमेल गैमेट जब एक साथ मिलते हैं टुगेदर टू मेंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब दूसरी चीज अब आती है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड क्या है? बाइनरी फ्यूजन, व्हेन अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर सेल्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो उसमें एक सेल डिवाइड होता है और वो 2 और मोर सेल बन जाता है, मतलब कि उसमें हम बर्ड वगैरह कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, वो डिवाइड हो जाता है, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है। और बाइनरी फिजन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो बाइनरी और एक मल्टीपल। इन दिस अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, फर्स्ट कैक्रोकाइनेसिस takes place followed by the cytokinesis. It take place in the paramecium, leishmania and amoeba. तो ये हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं कि जो एक सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसे कि हम कैंक्रियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये ज़्यादातर पैरामीशियम, लेशमानिया और अमीबा में भी होता है। अब जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर आप सबने, ठीक है, तो ये एक अमीबा है, तो फिर ये जो है ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है बीच में, सबसे बीच में, मैं आपको यहाँ डिवाइड हो जाता है, और फिर ये दोनों अलग अलग डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम मल्टीपल फिजन कहते हैं, मतलब बाइनरी फिजन, ओके। अब मल्टीपल फिजन, इन दिस nucleus divide many times in the cell wall. When cell wall burst, each nuclei developed a new cell, for example plasmodium. अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, बहुत बार डिवाइड होता है, बहुत ज़्यादा बार डिवाइड होता है, जो और जब वो इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाता है कि जो उसकी सेल वॉल होती है वो बर्स्ट हो जाती है, तो जो एक एक न्यूक्लियाई होता है वो एक नए सेल में इवॉल्व हो जाता है, मतलब कि जो आपका न्यूक्लिया है वो डिवाइड होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, और वो इतने ज़्यादा बन गए कि जो उसकी सेल वॉल है वो उसे बर्स्ट कर देता है। और जब वो बर्स्ट होती है तो उसका एक एक पार्ट न्यूक्लियस का, वो सब लोग नए सेल बन जाते हैं, और ये कॉमनली देखा जाता है प्लाज्मोडियम में।
जो कि मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। In this, an organism divides into fragments. At maturity, each fragment is capable for developing into a new organism. For example, Spirogobria. तो इसमें क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिजम्स है वो मेच्योर हो जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, जो इतना कैपेबल होता है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म बनने के लिए रेडी होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि जब एक ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाता है तो वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और जब वो डिवाइड होता है तो वो इतना कैपेबल होता है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो अब हम अगला मोड पढ़ते हैं रीजेनरेशन, जिसके आप देख सकते हैं कि रीजेनरेशन वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या आने वाला है। तो it is the ability of an organism to regenerate its lost body part. Some organisms use this ability to reproduce themselves. तो रीजेनरेशन में क्या होता है कि एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स में, जो अगर जो इनका लॉस्ट पार्ट है कि उनका कभी जो हाथ है वो चला गया, ये है, तो वो रीजेनरेट कर जाते हैं। तो ये चीज़ हर किसी में नहीं होती, सिर्फ सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। जैसे कि आप लिजार्ड देख सकते हो, अगर आप उसकी पूंछ काटो तो वो दोबारा उगाएगी, क्योंकि रीजेनरेटिंग जो सेल होते हैं ना वो लिजार्ड की पूंछ में ही होते हैं। अगर आप उसकी मुंडी काट दोगे तो उसकी मुंडी दोबारा नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट, it is not the complete method of reproduction because no organism will wait of being cut. It is an तो ये एक कंप्लीट मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का, बिकॉज कोई ऑर्गेनिजम्स को कभी नहीं पता होता कि वो कब कट हो सकता है, मतलब कि कब उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, बस वही बात है। अब है बडिंग, जैसे जो हाइड्रा में होती है। बट इज अ आउटग्रोथ एट द स्पेसिफिक साइट ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन। कि जो बर्ड होती है वो हमारा जो पेरेंट बॉडी होती है उसके आउटसाइड ग्रो होती है, लेकिन न्यूट्रिशन वो पेरेंट बॉडी से ही लेती है और अटैच भी वहीं से होती है, और ये बार बार प्रोसेस चलता ही रहता है। When the bird mature, it gets separated from the parent organism and develops into a new organism, for example, Hydra yeast. तो जब वो बर्ड अपने न्यूट्रिशन लेती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और वो जब बिल्कुल मेच्योर हो जाती है तो वो अपनी पेरेंट की बॉडी से हट जाती है, रिमूव हो जाती है खुद ही, उसे किसी को काटना नहीं पड़ता, तो वो खुद ही रिमूव हो जाती है और फिर अपने आप को खुद ही ग्रो करती है, फिर उसको पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। और ये कॉमनली देखा जाता है हाइड्रा और हीस्ट में। In Hydra, one bird is formed at a time, but in yeast, a chain of bird is formed. So इसमें कहा गया है कि हाइड्रा में एक टाइम पर एक ही बर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन यीस्ट में चेन लगी रहती है, मतलब कि बहुत सारी एक टाइम पर हो सकती है। स्पोर्स फॉर्मेशन। In spore formation, nucleus divide many times with the spongium. When favorable condition arises, spongium gets burst and spores are liberated. Each spore is capable of developing into a new hyphae. तो स्पोर्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई होता है वो डिवाइड करता रहता है मैनी टाइम्स, जैसे मैंने पहले बताया था। तो वो जब इतना डिवाइड होता रहता है तो ऑब्वियसली जो उसके लिए सेल वॉल है वो कम पड़ जाएगी। तो मतलब उसकी सेल वॉल का नाम ये होता है स्प्रॉन्जियम। तो होती रहेगी डिवाइड, तो उसके लिए कम पड़ जाएगा, तो वो बर्स्ट कर देता है। और वो जब बर्स्ट होता है तो वो सारे जो स्पोर्स होते हैं वो लिबरल हो जाते हैं, और वो उस टाइम पे इतने मेच्योर होते हैं कि जब वो बर्स्ट होंगे और कहीं पर गिरेंगे तो वो वहीं से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन, मतलब कि इतने कैपेबल होंगे न्यू ऑर्गेनिज्म बनने में।
ठीक है। तो अब एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तो अब इसके एडवांटेज क्या हुए? इसके एडवांटेज हुए, स्पोर्स आर वेरी लाइट हेंस दे कैन डिस्पर्स इजीली, कि स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं तो इसलिए वो फट भी जल्दी जाते हैं। स्पोर्स आर प्रोटेक्टेड इन अनफेवरेबल कंडीशंस, इसके साथ उल्टा है, अगर इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगी तो ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो हम अब अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज अ मेथड टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम, रूट और लीफ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बायोफाइलम है, ये अपने ही वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रो होना शुरू हो जाती है। लाइक हम इसे कह सकते हैं बर्ड, और नहीं होती, ये अलग नहीं होते। इसमें यही बात होती है कि ये अलग नहीं होती और उन्हीं से ही न्यूट्रिशन लेकर बिल्कुल मेच्योर बनती है और कभी अलग नहीं होते जब तक कि जब वो सॉइल में ही डिकम्पोज ना हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट, अरे 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 अरे, तो इसका स्टेम का वेजिटेटिव पार्ट होता है रोज, शुगर केन, मतलब पेटल वाला टाइप। तो रूट का होता है ऑनियन, स्वीट पोटैटो, मतलब इनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि हम। और लीव्स में होता है बायोफाइलम। बायोफाइलम आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो कैसा होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन डन इन 3 ways: कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। Advantages of vegetative propagation: we can grow seedless plants by this method, मतलब कि हम इससे सीडलेस प्लांट, तब हमें इसमें सीड की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसके पार्ट को ही अलग से लेकर ग्रो कर सकते हैं। वी कैन रिटेन द बेस्ट वेराइटी बिकॉज ऑफ लेस वेरिएशंस। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमें इसमें दूसरे पेरेंट की नीड नहीं है और हम इससे एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें वेरिएशन भी कम होगा। तो अगर वेरिएशन कम होएगा तो हमें वेराइटी सबसे बेस्ट मिलेगी। थर्ड पॉइंट, वी कैन ऑब्टेन फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन द मेच्योर स्टेट। तो अब जब इसका कोई फ्लावर या फ्रूट आता है तो जब हम उसको उससे पहले, मतलब कि जब तक जो ट्री है वो हमारा मेच्योर नहीं होता तो वो तो उससे पहले ही अपना ये फ्रूट और ये फ्लावर्स जो है ऑब्टेन करना शुरू कर देता है। तो हमें इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि प्लांट कब मेच्योर होगा तो वो अपने फ्रूट और फ्लावर लगवाएगा, नहीं। तो उसमें हमें मेच्योरनेस की ज़रूरत नहीं होती है और वो खुद ही हो जाता है। अब आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर, सेपल, ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर में जो सेपल होता है वो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू। पेटल्स, कलर्ड लीव्स, जैसे कि आपको पता है वो जिसे हम कहते हैं क्या, पेटल्स मतलब वही जो फूल के एक एक पत्ते होते हैं ना, उसे। स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए। स्टेमन, तो इसमें एंथर और फिलामेंट होता है जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और कार्पेल और पिस्टल, ठीक है, जो इसके पार्ट होते हैं उसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल और 2 पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आ जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो आप इसमें लिख सकते हैं एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, अब आती है बात पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन आप सबको पता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। एंथर से जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स जो है वो आएंगे तो उसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये चीज आपके लिए थोड़ी नहीं है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सिग्मा ऑफ सम ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो कभी कभार जैसे हम कह सकते हैं कि हवा चल जाए तो
जो हमारा एंथर है वो स्टेमिन पे आ जाएगा, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अवेलेबल है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जब पोलन ग्रेन्स आते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट और अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब कि स्पीशीज सेम है लेकिन प्लांट डिफरेंट है। इसमें भी बात वही है कि स्पीशीज सेम है लेकिन प्लांट सेम है, एक ही प्लांट के अंदर स्टेमेन भी है और एंथर भी है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में स्पीशीज सेम है, दोनों सेम प्लांट है लेकिन वो अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब दो हैं, वो दो गमलों में प्लांट्स हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमारे हो गए विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल एंड वाटर। ठीक है, अब आते हैं इमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर फ्रॉम अ प्लांट टू सेल्फ to stem and self pollination is known as emulsification. It is done to hybrid different varieties. तो इसके लिए इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम ह्यूमन बींग्स या फिर कोई अदर जो निकालता है वो खुद नहीं निकलते, मतलब निकल सकते हैं लेकिन जब हम जानबूझ के उसको फोर्सली निकालते हैं किसको, एंथर को, तो उसे हम इमल्सिलेशन कहेंगे। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमें वेराइटीज मिल सके हाइब्रिड प्लांट्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो ये डायग्राम है, तो ऐसे ये हो गया हमारा स्टाइल, पोलन ट्यूब जो ये बीच में जा रही है, ओव्यूल, स्टिमिन और न्यूक्लियर। तो ये पोलन ट्यूब बनती है, इसे भी हम अभी देखते हैं। तो ये जब पोलन ग्रेन यहाँ गिरते हैं तो एक पोलन ट्यूब बनती है जो कि नीचे जाती है और फिर यहाँ पर फ्यूजन करती है, इसे हम अभी देखते हैं। When pollen grain lands on the suitable stigma, a pollen tube is formed inside it to carry the male gametes to the female gametes। मतलब जबकि पोलन ग्रेन्स जब लैंड करते हैं स्टिग्मा पर, तो जो तो स्टिग्मा से एक पोलन ट्यूब बनती है जो कि अंदर की साइड जाती है टू कैरी द मेल गैमेट्स की, जो पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स होते हैं उनको कैरी कराता है कहां तक, फीमेल गैमेट्स तक। वन मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट्स, इट इज नोन एज another male gametes fuses with a polar nuclei, it is known as triple fusion. Since fertilization takes place twice, it is known as a double fertilization. ठीक है, तो वन जब मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट इज नोन एज सिनेगमी। ठीक है, और फिर अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई, इट इज नोन एज ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पोलन ग्रेन तो बहुत सारे करते हैं, तो जब एक अंदर जाता है तो उसे सिंगमी कहते हैं। फिर जब दूसरा मतलब दो एक साथ अंदर जाते हैं तो तब वो ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जब बहुत सारे जाते हैं, मतलब दो नहीं कहेंगे, जब बहुत सारे जाते हैं तो हम उसे ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, क्योंकि न्यूक्लिया के अंदर जैसे कि हमने ये देखो, ये देखा था यहाँ पर तीन होते हैं, तो जब एक और आ जाएगा तो ये दोनों इससे फर्टिलाइज कर देंगे, और जब ये आएगा तो ये यहाँ पर जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, तो इससे क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम इसे कहेंगे डबल फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओवल कन्वर्टेड इनटू सीड्स। तो मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में, और जो हमारा ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, आइदर इनसाइड द फीमेल बॉडी। सबको पता है कि जो
ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट, नाउ male reproductive system. A male reproductive system consists of a pair of testes. ठीक है, तो आप नेट देख सकते हैं इसकी एक वगैरह। lies outside the abdominal cavity in a pouch like structure known as scrotum. Sperm produce required -3 degrees Celsius less than the temperature than the body's temperature. जो टेस्टीज होती है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है और वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। उसे पाउच नहीं बोलते, उसे स्क्रोटम कहते हैं और वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो करती है वो हमारे स्पर्म प्रोड्यूस करती है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारी टेस्टीज को हमारी बॉडी से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे ये स्क्रॉटम है बॉडी से थोड़ा बाहर होता है, तो इससे उसको 3 डिग्री हमारी बॉडी से कम मिल जाता है और तभी स्पर्म प्रोड्यूस। Seminal vesicles are the postrate gland. These glands secrete a fluid which provide nutrition and mobility to the sperm. तो सेमिनल वेसल एक पार्ट होता है जो जब स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उनमें एक फ्लूइड सिक्रीट कर देता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन और मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। वास्ट डिफरेंस, इट इज अ ट्यूब अराइज फ्रॉम द टेस्टिस टू कैरी द स्पर्म। वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब होती है जिसमें स्पर्म कैरी करता है और उसमें हमारा यूरिन भी कैरी करता है। इट इज अ कॉमन पैसेज, यूरेथ्रा। It is a common passage of urine and sperm. Urethra. Penis. It is a muscular organ in which urethra is enclosed. It is a capillary organ, copulate organ. ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो हमने बात कर ली, अब बात आती है फीमेल। The female reproductive system consists of a pair of ovaries. Female reproductive system के अंदर पेयर होता है ओवरीज का, में 2 ओवरीज होती हैं। It lies inside the abdominal cavity. Each ovary contains thousands of immature eggs in the ovarian follicles. After reaching the age of adolescence, each ovary releases an egg alternatively each month. तो ओवरी होती है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है और ईच ओवरी के पास थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। ठीक है, तो जब जो फीमेल है वो अपने एडोलेसेंट एज में पहुंचती है तो ये जो ओवरी होती है ये धीरे धीरे एक एग और ऑल्टरनेटिव मंथ्स में प्रोड्यूस करती है। ओके, क्या बोला मैंने कि जब फीमेल अपने एडोलेसेंट एज पे पहुंचती है तो ऑल्टरनेटिव मंथ्स पर ओवरी एक एग रिलीज करती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। इट इज अ ट्यूब अटैच विद ओवरी एंड वन साइड एंड यूट्रस ऑन द अनदर साइड. It is a site of fertilization. It is also known as oviduct. तो फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? ये ओवरी से अटैच होती है, एक साइड पे ओवरी और दूसरी साइड पे यूट्रस, मतलब उसके ऊपर के साइड जो होता है वो ओवरी और उसके नीचे से वो यूट्रस से कनेक्टेड होती है। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हम अभी जब स्पर्म अंदर तक जाता है तो उन ट्यूब्स में जब एग होता है वो वेट करता है 3-4 दिन तक स्पर्म का और फिर वहीं पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। यूट्रस इज आल्सो नोन एज वोम बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ फीटल टेक प्लेस इनसाइड इट। यूट्रस जिसे कि हम वोम भी कहते हैं क्योंकि जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो यहीं पर होता है। Zygotes gets implemented with the uterus wall
with the help of a tissue called placenta. तो जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो वो एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, और जब जाइगोट यूट्रस में आता है तो वो प्लेसेंटा टिश्यू की मदद से इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस पे. It is a disc-shaped structure which gets embedded into the uterus wall, and one side and the other side it has released to increase the surface area for absorption of nutrition, respiration gases and excretory products. तो ये है, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर में होता है जो एम्बेड हो जाता है यूट्रस पर, और एक साइड से यूट्रस पे एम्बेड होता है और दूसरी साइड से ये सरफेस बढ़ाता है ताकि अंदर का जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पर जो जाइगोट है वो हमारा डेवलप हो सके, और वहां से वो अपना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर सके. Vagina. It is the birth canal through which a fully developed baby comes out from the mother body. तो वजाइना एक पास पैसेज होती है जिसमें से, जिसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल, और इसमें से फुल्ली डेवलप्ड बेबी की डिलीवरी होती है. अब आप कंफ्यूजन मत लेना, क्योंकि टू पासेज होती हैं जिसमें एक एक्सक्रीटर निकलता है और एक बेबी निकलता है, तो उन दो अलग अलग होती हैं, तो इनको आप सेम मत समझ लेना कि जहां से फीशिस वेस्ट निकलता है वो वहीं से ही बेबी की भी डिलीवरी होती है. नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं. अब एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? कि एग तो ऑल्टरनेटिव मंथ्स पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस एग का क्या होगा? तो when an egg released from the ovary, uterus prepare itself to receive the zygote in case of fertilization. तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं, जब एग रिलीज होता है तो जो यूट्रस की वॉल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि वो जाइगोट सेल को रिसीव कर सके, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, when fertilization occurs, the zygotes move from fallopian tube to the uterus. और जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमारा जाइगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वहां से यूट्रस पे आ जाता है न्यूट्रिशन लेने. जाइगोट्स गेट्स इम्प्लांटेड विद द यूट्रस वॉल, और जो जाइगोट होता है वो यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांट हो जाता है, तो जहां से वो न्यूट्रिशन लेता है. Zygotes divide itself repeatedly to form the embryo. तो जाइगोट होता है वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है बार बार ताकि वो एम्ब्रियो फॉर्म कर सके. When body parts develop into the embryo, it becomes fetus. तो जब हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं एम्ब्रियो पे, तो हम उसको कहेंगे फीटस. एंड द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस. तो फिर वहां पर बेबी की डेवलपमेंट टेक प्लेस होगी. ये तो बात हो गई कि अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हुआ तो क्या होगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग विल नॉट रिलीज टिल द बर्थ ऑफ द बेबी. और एक मेन पॉइंट, जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाती है, पता चल जाता है मदर प्रेग्नेंट है, तो जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक एग प्रोड्यूस नहीं होता. यूट्रीन, क्या बोला कि जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती, जब फर्टिलाइजेशन के बाद तक, जब तक कोई एग प्रोड्यूस नहीं होता. ठीक है, अब हमने बात तो कर ली कि जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है तो एग का क्या होता है. अब अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता तो एग का क्या होगा? तो क्या होगा, व्हेन एग इज रिलीज्ड द यूट्रीन वॉल्स विल बिकम थिक एंड स्पॉन्जी टू रिसीव द जाइगोट इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो हमने ये तो बात कर ली कि एग प्रोड्यूस होता है और यूट्रीन वॉल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है जाइगोट को रिसीव करने के लिए अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो. और जो हमारा एग है वो फैलोपियन ट्यूब में 3 दिनों तक रहता है और वो वेट करता है स्पर्म की, ताकि वो फ्यूजन कर सके और जाइगोट फॉर्म कर सके. अगर स्पर्म 3 डेज के अंदर अंदर नहीं आता
तो if the egg is not fertilized during this period, the uterine wall are no longer required. तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर यूट्रीन बॉल्स ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, तो उसकी तो अब कोई जरूरत ही नहीं है. तो दे शेड ऑफ एंड egg is released along with blood and mucus. तो उसने प्रिपेयर कर लिया था तो वो सारी शेड ऑफ हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं, और एग के साथ और थोड़ा सा ब्लड और म्यूकस बॉडी से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था और वो नहीं. दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और जिसे कि हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं. दिस साइकिल्स अकर एवरी 20 days. इट इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये साइकिल एवरी 28 days में होती है, जिसे कि हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. अब बात आई ओव्यूलेशन. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी, इट इज नोन एज ओव्यूलेशन. कि अब जब ओवरी से एक मैच्योर एग निकला है तो उसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे. और मिनार ये क्या हुआ कि the age at which the menstruation cycle starts in the female, जिस एज में menstruation cycle starts होती है, menopause. The age at which menstruation cycle stops, or the age at which the process of ovulation stops. मतलब कि हम menopause उसे भी कह सकते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो इसलिए menstruation cycle नहीं चलती, तो हम उसे menopause कह सकते हैं. और जब कोई ओल्ड लेडी हो जाती है तो और फिर उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है तो तब भी उसको मेनोपॉज कहते हैं. अब आया पार्टुरेशन, द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड बेबी. पार्टुरेशन किसे कहते हैं? कि जब एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी बाहर आ जाता है तो हम उसे कहते हैं पार्टुरेशन. पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो हम बहुत सारे मेथड अप्लाई करते हैं. हम उन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ. तो बैरियर मेथड. In this, a physical barrier is created between the males and the female gametes, for example, condoms, copper teeth, etc. Chemical method. Chemicals such as spherical dyes, vaginal pills, all the ovarial pills, it is also, or ovular pills are used to stop the production of sperm or egg. केमिकल मेथड में ये होता है कि हम पिल्स वगैरह या फिर कुछ मेथड्स होते हैं जिससे कि स्पर्म और एग को प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम होता है उसे स्टॉप कर दिया जाता है, नॉट परमानेंटली, टेम्पररी. सर्जिकल मेथड. अब इसमें हम सर्जरी कराकर जैसे कहते हैं, जैसे in this method either vas difference of fallopian tube in females is cut or tied to block the path of the male or female gametes. तो इससे हम कराकर जो वास्ट डिफरेंस होता है या फिर फेलोपियन ट्यूब होती है उसको हम कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं टाइटली, जिससे कि जो एग है या फिर जो स्पर्म है वो आगे ज़्यादा जा ही ना पाए. इसे हम टेम्पररी कहते हैं, परमानेंटली नहीं, क्योंकि अगर हमें इसे खुलवाना है तो हम खुलवा सकते हैं और फिर ये जो हमारा सिस्टम है दोबारा वर्क करना शुरू हो जाएगा. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. It means a person capable of reproduction and free from of any STDs, diseases. जो sexually transmitted diseases होती है तो हम उसे ही कहते हैं reproductive health. तो ये कभी कभार बैक्टीरिया से भी होती है, वायरसेस से भी होती है, जैसे हम एड्स कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं, गोनोरिया कहते हैं. अब है सेक्स रेशियो. It is the ratio of number of females per 1000 males. मतलब कि हम इसे कह सकते हैं कि per 1000 males पर फीमेल का नंबर कितना. ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं ओके. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.